अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताएंगे कि अगर वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास ना होता तो पाकिस्तान कई जंगें हार चुका होता। अगर वो पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट ना होता तो पाकिस्तान की एयरफोर्स आज जितनी ताकतवर तरीन एयरफोर्स है, इतनी एयरफोर्स ये ताकतवर ना होती। अगर फ्यूचर में जंगें हुई तो JF-17 थंडर इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा जितना पाकिस्तान का ये एयरक्राफ्ट आएगा। तो आइए आज बात करते हैं पाकिस्तान के एविएशन 278 एयरक्राफ्ट के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान का ये जो एविएशन 278 एयरक्राफ्ट है इसको पाकिस्तान ने रशिया से खरीदा है और ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है और साथ में जो खास मकसद के लिए बनाया गया है वो है एरियल रिफ्यूलिंग के लिए। इसको पाकिस्तान ने रशिया से तकरीबन 4 की तादाद में खरीदा था और ये जो एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है और मौजूदा वक्त में ये कहा जाता है कि अगर इस तरह का एयरक्राफ्ट किसी एयरफोर्स के पास नहीं है तो वो एयरफोर्स दुनिया की कमजोर तरीन एयरफोर्सेस में होती है। ऐसा क्यों है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एरियल रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एरियल रिफ्यूलिंग क्यों की जाती है वो सबसे पहले समझिए। नाज़रीन मोहतरम, तसव्वुर कीजिए कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और पाकिस्तान पर हमला इस तरीके से हुआ है कि इंडिया के तमाम एयरक्राफ्ट, इंडिया के टैंक, इंडिया की अटर्ली, इंडिया के मिसाइल जो भी हैं वो धड़ाधड़ से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की भी एयर बेसिस पर अलार्म बज चुका है और पाकिस्तान के तमाम एयरक्राफ्ट अपनी एयर बेसिस से उड़ खड़े हुए हैं, टैंक जा रहे हैं बॉर्डर पर और लड़ रहे हैं इंडिया के साथ। अब ऐसा समझिए कि दुश्मन जो है वो हाइब्रिड वार तो एक तो खेल रहा है और दूसरा ये कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की एयर बेसिस को तबाह कर सकता है, पाकिस्तान की रनवेज को तबाह कर सकता है। अगर पाकिस्तान के ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये हवा में उड़ रहे हों और पाकिस्तान की जो रनवेज हैं वो तबाह हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर हमें ज़रूरत होती है फ्यूल की, क्योंकि जो पाकिस्तान के कम-बैक एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादा देर तक हवा में प्रवास नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि 1 दिन, लेकिन वो भी ड्रॉप टैंक की मदद से। लेकिन अब मसला ये है कि जब ड्रॉप टैंक किसी भी कम-बैक एयरक्राफ्ट के साथ लगाया जाता है तो वो उसका ही वजन इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से अब ज़्यादा वेपन्स एक कम-बैक एयरक्राफ्ट पर लोड नहीं किए जा सकते। लेकिन जंग के दौरान हमें चाहिए कि एक जो कम-बैक एयरक्राफ्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलों से और बमों से लैस हो। तो अगर इसके साथ ड्रॉप टैंक लगा दिए जाएँ एक एयरक्राफ्ट के साथ तो फिर ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो ऐड नहीं किए जा सकते। अगर ज़्यादा मिसाइल ऐड नहीं कर सकते तो जंग में उनका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर ज़्यादा मिसाइल ऐड कर लिए जाएं और ड्रॉप टैंक ना हो तो वो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि इसका मसला ये होता है कि थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद ये जो एयरक्राफ्ट होगा उसमें से फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करना है? तो वो तो फ्यूल चलो इससे हो जाएगा रियल रिफ्यूलिंग से, लेकिन एक और कंडीशन आती है कि चलो हम ऐसा करते हैं कि जो मिसाइल्स हैं उनको भी धड़ाधड़ से एयरक्राफ्ट के ऊपर फिट कर लेते हैं और ड्रॉप टैंक्स भी लगा लेते हैं। तो वो एयरक्राफ्ट चलेगा जरूर लेकिन कछुए की चाल चलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा वजन के बाद ये जो एयरक्राफ्ट होगा वो सही से परवाज नहीं कर सकता। उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी और स्पीड कम होने की वजह से दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट छोटे से छोटा मसलन MiG-21 भी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। तो इसका हाल ये है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट पर ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को लोड करे लेकिन ड्रॉप टैंक अपने साथ ना ले जाए। अब ड्रॉप टैंक नहीं होंगे तो ये कम फासले तक ही जाएगा, थोड़ा ही सफर तय करेगा, लेकिन दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर के साथ तो देगा। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर आता है पाकिस्तान का ये शाहकार जिसको एविएशन 278 के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये पाकिस्तान के तमाम कमबैक एयरक्राफ्ट को एरियल रिफ्यूलिंग के जरिए फ्यूल देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है इसके अंदर तकरीबन 85,720 किलोग्राम का फ्यूल ले जाया जा सकता है। अब ये फ्यूल पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को किस तरीके से दिया जाता है थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान का एरियल एयरक्राफ्ट है ये ऊपर जाएगा फजा में और फजा पर ऊपर जाकर ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऐसा समझिए कि स्लो सफर करेगा। उसके बाद ये प्रॉब एंड ड्रॉग मेथड के जरिए पाकिस्तान के कमबैक एयरक्राफ्ट को फ्यूल देगा। अच्छा, ये प्रॉब एंड ड्रॉग मेथड क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एविएशन 278 एयरक्राफ्ट, इसके अंदर से आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी नाली से निकली हुई है, मतलब एक पाइप कह लें कि वो निकला हुआ है। अब ये जो पाइप नुमा ये जो शक्ल है इसको कहते हैं होज है और ये जो होज आपको लटकी हुई नजर आ रही है ना, इसकी जो पीछे वाली जगह है जहां से ये एयरक्राफ्ट के साथ अटैच हुआ होता है उसको हम कहते हैं होज अटैचमेंट पॉइंट। और ये जो होज है ये आखिर पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक शटल के डिजाइन का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मतलब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो वहां पर शटल जिसको पंजाबी में हम चिड़ी कहते हैं उसके डिजाइन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम ड्रॉग कहते हैं। फिर आपको बता दूं कि इसको हम ड्रॉग कहते हैं और ये जो होज और ड्रॉग का आपस में फिटिंग पॉइंट होता है उसको हम ड्रॉग अटैचमेंट पॉइंट कहते हैं। अब ये हमारा जो
जो एलिशन 278 एयरक्राफ्ट है ये ऊपर होगा और ये अपने एयरक्राफ्ट में से होज अटैचमेंट पॉइंट में से ये अपने होज को जो है निकालेगा और वो होज जो है वो नीचे लटक जाएगी। अब जो पाकिस्तान का कमबैक एयरक्राफ्ट होगा वो नीचे आएगा और नीचे आते ही ये जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है आप देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए वैसे एक और पिक्चर है वो आपको नजर आ रही होगी। ये आप देखते हैं इस एयरक्राफ्ट के आगे छोटी सी नाली निकली होती है। ये इसका डिज़ाइन हर एक एयरक्राफ्ट के अंदर मुख्तलिफ होता है लेकिन ये होती ज़रूर है हर एक के अंदर। तो ये जो नाली निकली हुई है इसको हम कहते हैं प्रोब। आपको याद रखना है कि शटल के डिज़ाइन का था उसे कहते हैं ड्रैग और इसे कहते हैं प्रॉब, ये जो कमबैक एयरक्राफ्ट के अंदर से निकली होती है। अब ये जो ड्रैग एंड प्रॉब है ये आपस में दोनों फिट हो जाते हैं। अब ये जो पाकिस्तान का एलिशन 278 एयरक्राफ्ट है ये उसे एक जगह पर ऐसा सफर करेगा, नीचे कमबैक एयरक्राफ्ट आएगा और ये इसकी अपनी स्पीड को टैंकर एयरक्राफ्ट की स्पीड के हिसाब से मैनेज करेगा और सही से ड्रैग के नीचे अपने एयरक्राफ्ट को ले आएगा। जब ये ड्रैग के नीचे आएगा तो इसका जो प्रॉब है वो ड्रैग के साथ फिट हो जाएगा और वो खुद ऑटोमेटिकली कनेक्शन होता है कि जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के जरिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वो उनके अंदर लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद ये जो हमारा टैंकर एयरक्राफ्ट होगा या एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट होगा ये पाकिस्तानी कमबैक एयरक्राफ्ट को फ्यूल देना शुरू कर देगा। अब मसला यहाँ पर ये है कि आप जानते हैं कि अगर जंग हो रही हो तो हम ऐसा नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को फ्यूल दे रहा है तो घंटे वहां पर ही लग जाए, दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट है और इन दिनों को तबाह करके चलता बने। इस मकसद के लिए, इस ही मसले को कम करने के लिए, इस टेंशन को कम करने के लिए पाकिस्तान का ये जो एयरक्राफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर 2200 लीटर तक का फ्यूल अपने एयरक्राफ्ट को देने की सलाहियत रखता है। मतलब ये कैसे समझिए कि एक बार ड्रैग के साथ प्रॉब का फिट होते ही 1 ही मिनट के अंदर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को फ्यूल मिलेगा और पाकिस्तान को जो एयरक्राफ्ट है वो दोबारा से दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मतलब ये फायदा है पाकिस्तान के इस एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का। और मजे की बात है कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि पाकिस्तान को दूर दराज के इलाकों में किसी चीज को पहुंचाना होता है, मतलब ये कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सोल्जर्स की तादाद है जिनको लेकर जाना है या पाकिस्तान के पास को बहुत ज्यादा असला है जिसको लेकर जाना है या किसी दूसरे इलाके में कुछ एड पहुंचानी है, तो उसके लिए लंबे फासले तक जाने के लिए पाकिस्तान इसको एज अ ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर सकता है। और पाकिस्तान का ये जो एयरक्राफ्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 घंटे के अंदर 850 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है और इस पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट की रेंज तकरीबन 7300 किलोमीटर तक है। यानी कि ये 7300 किलोमीटर के एरिया में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को फ्यूल देने की सलाहियत रखता है। अब ये इस बात का हिसाब ये लगाइएगा कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होते हैं ना वो इंटर कॉन्टिनेंटल उस वक्त बनते हैं जब उनकी रेंज 5500 से ज्यादा हो जाती है। मतलब एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म पर मार करने वालों को इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल कहते हैं। तो इसकी रेंज जो है वो 7300 किलोमीटर है। मतलब ऐसा समझिए कि ये जो अकेला एयरक्राफ्ट है ये पूरे एशिया में मौजूद किसी भी जगह पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को फ्यूल देने की सलाहियत रखता है। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी जंग इंडिया के साथ ही हो, क्या पता पाकिस्तान की जंग इसराइल के साथ शुरू हो जाए तो इसराइल में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट तो जाएंगे वहां पर हमला करने के लिए, तो वहां इसराइल में जाकर पाकिस्तान का ये जो एयरक्राफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जाकर पाकिस्तानी JF-17 थंडर और दूसरे एयरक्राफ्ट को फ्यूल देने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान को जो F-16 फाइटिंग फाल्कन एयरक्राफ्ट है उसके अंदर ये प्रॉब वाला सिस्टम नहीं है। उसके अंदर प्रॉब वाला सिस्टम ना होने की वजह से उसको जो फ्यूल है वो मुश्किल देना पड़ता है, लेकिन ये है कि उसके अंदर लगाया जा सकता है प्रॉब वाला सिस्टम। वो अब देखते हैं कि कब तक लगता है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये तकरीबन 39,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर परवाज करने की सलाहियत भी रखता है। तो नाज़रीन मोहतरम ये था पाकिस्तान का एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।